नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो सीईटी का एग्ज़ाम होना है फरवरी के अंदर उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले जो भी राजस्थान के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आज के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, किस्मत खुद किसी के बस में नहीं होती, खुद किस्मत को अपने वश में करना पड़ता है। किस्मत किसी के वश में नहीं होती, खुद किस्मत को अपने वश में करना पड़ता है। मंजिल राही के पास चलकर नहीं आती, खुद की मंजिल का रास्ता खुद ही तय करना पड़ता है। तो दोस्तों ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? राजस्थान में जो चुलिया जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है, किस नदी पर है? तो राइट आंसर होगा सी, चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। और चंबल नदी पर किस जिले में है? तो ध्यान में रखना है, कोटा जिले के अंदर है। चुलिया जलप्रपात कोटा जिले में चंबल नदी पर बना हुआ है। और दोस्तों इस जलप्रपात को चुलिया जो जलप्रपात है इसे चुलिया झरने के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखना है, चुलिया झरने के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, अजमेर जिले में बहने वाली नदी है। अजमेर जिले में बहने वाली नदी है तो राइट आंसर होगा सी, बनास नदी। बनास नदी ये अजमेर जिले में बहने वाली नदी है। और बात करें बनास तो दोस्तों बनास यानी ये राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के पास वेरों के मठ से निकलती है। बनास नदी राजसमंद जिले के अंदर है, कुंभलगढ़ के पास जो वेरों का मठ है यहाँ से ये निकलती है और ये आगे जाकर चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। अगर पूछे बनास नदी की लंबाई तो 480 किलोमीटर बनास नदी की लंबाई है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ए, सांबर झील है। राजस्थान के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और भारत की दूसरी बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी बड़ी झील है सांबर झील है। अगर भारत की पूछे पहली झील तो खारे पानी की चिल्का झील है जो उड़ीसा के अंदर है और दूसरी सांबर है, और राजस्थान की पहली सांबर झील है। और बात करें तो देश के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील से 8.7% जो नमक का उत्पादन है ये सांबर झील से किया जाता है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों सांबर झील को 1990 के अंदर सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था, ध्यान में रखना है। अगर पूछे कि सांबर झील को रामसर साइट कब घोषित किया गया तो 1990 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, मेंज नदी। कनक सागर बांध मेंज नदी और कहाँ पर है? तो ध्यान में रखना है, बूंदी जिले के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी जिले के अंदर है, मेंज नदी पर कनक सागर बांध बना हुआ है। और कनक सागर बांध का निर्माण आपसे पूछे तो 580 ईस्वी के अंदर 580 ईस्वी के अंदर है कनक सागर बांध का निर्माण मेंज नदी पर बूंदी जिले के अंदर करवाया गया था। और मेंज नदी ये कहाँ पर है? तो दोस्तों मेंज नदी भीलवाड़ा की मांडलगढ़ से निकलती है। भीलवाड़ा के अंदर जो मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ से निकलती है। और मेंज नदी की अगर आपसे लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। मेंज नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो राइट आंसर होगा बी, सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। प्राचीन नदी राजस्थान यानी सबसे प्राचीन नदी अगर पूछे तो ही सरस्वती नदी है और राजस्थान की प्राचीन नदी भी सरस्वती नदी है।
और सरस्वती नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर ये सरस्वती नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, कोटा संभाग के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक नदी है। यानी 7 संभाग है और 7 में से कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदी है। अगर पूछे कि कम नदी किसमें है तो दोस्तों जो बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग के अंदर सबसे कम नदी है, क्योंकि बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है। तो ध्यान में रखना, बीकानेर संभाग में सबसे कम नदी और कोटा संभाग में सर्वाधिक नदी है। नेक्स्ट है, पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, व्यास नदी। पंडोह बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। और बात करें पंडोह बांध व्यास नदी पर तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस बांध का निर्माण कब हुआ? तो 1977 के अंदर पंडोह बांध का निर्माण अगर आपसे पूछे तो 1977 में इस बांध का निर्माण करवाया गया था, व्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के अंदर है। और दोस्तों बात करें तो व्यास नदी की अगर आपसे लंबाई पूछे तो व्यास नदी की लंबाई 460 किलोमीटर है, 460 किलोमीटर है। व्यास नदी का अगर प्राचीन नाम पूछे तो इसका प्राचीन नाम है, इसका व्यास नदी का प्राचीन जो नाम है विपाशा, प्राचीन नाम इसका पूछे तो विपाशा इसका प्राचीन नाम है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस बांध को शुरू कब किया गया था? 1977 के अंदर इस बांध को शुरू किया गया था, ये ध्यान में रखना है, शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिरोही जिले के अंदर। नक्की झील सिरोही जिले में स्थित है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील, मीठे पानी की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो नक्की झील है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों नक्की झील एक ऐसी झील है जो सर्दियों के अंदर अक्सर जम जाती है। अगर पूछे राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है तो नक्की झील सर्दियों में जम जाती है। और दोस्तों माना जाता है इस झील के लिए कि हिंदू है, हिंदू देवी देवताओं के द्वारा इसका निर्माण जो है नाखूनों से खोदकर किया गया था। माना जाता है किंवदंती के अनुसार कि हिंदी जो देवता है, हिंदू देवता, इन देवताओं के द्वारा इसका निर्माण नाखूनों से खोदकर किया गया था। और दोस्तों बात करें नक्की झील में पानी किस नदी का आता है? तो नक्की झील के अंदर जो पानी आता है वो गोमती नदी का पानी आता है, ध्यान में रखना है, गोमती नदी का पानी आता है। नेक्स्ट है, अन्ना सागर झील किस जिले में है? अन्ना सागर झील किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा सी, अजमेर जिले में। अन्ना सागर झील अजमेर जिले में है। और दोस्तों अन्ना सागर झील का अगर निर्माण पूछे आपसे तो 1135 ईस्वी, 1135 ईस्वी में इसका जो निर्माण है ये राजा थे अर्णोराज, या अन्ना जी भी उसने बोला जाता है, राजा अर्णोराज या राजा अन्ना जी के द्वारा 1135 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों बात करें तो पूछे अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो दोस्तों बांडी जो नदी है, बांडी नदी का अन्ना सागर झील के अंदर पानी आता है, ये ध्यान में रखना है, अजमेर जिले के अंदर है। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह है? राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह है, तो राइट आंसर होगा डी, पंचभद्रा। पंचभद्रा झील ये राजस्थान के अंदर मीठे पानी की नहीं है। सिलेसेड मीठे पानी, जैसमंद मीठे पानी की और फाई सागर ये मीठे पानी की है, लेकिन पंचभद्रा जो है ये मीठे पानी की झील नहीं है। और पंचभद्रा ये कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। पंचभद्रा झील बाड़मेर के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। और इसका नमक है ये सबसे ज़्यादा खाने योग्य नमक माना जाता है। और पंचभद्रा यानी इस झील से जो खारवेल जाति के लोग हैं ये मोरली झाड़ी के द्वारा, खारवेल जाति के लोग मोरली झाड़ी के द्वारा इस पंचभद्रा झील का जो नमक है ये इस नमक का निर्माण करते हैं, नमक को इकट्ठा करते हैं और खाने योग्य इस नमक को मनाते हैं। तो ये पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर और मीठे पानी की झील नहीं है, ध्यान में रखना, राजस्थान की।
नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, जैसमंद कृत्रिम झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जैसमंद। और जैसमंद दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी है। एशिया की सबसे बड़ी पूछे कृत्रिम झील तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसमंद है। भारत की पूछे तो भी जैसमंद, और राजस्थान की जैसमंद सबसे बड़ी है, तो ध्यान में रखना है। अगर पूछे एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद है। और जैसमंद झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, उदयपुर के अंदर है जैसमंद। उदयपुर यानी उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना है। और इस जैसमंद झील का जो निर्माण है ये 1687 से 91 तक 1687 से 1691 तक महाराजा जयसिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। और जैसमंद झील मीठे पानी की झील है, ध्यान में रखना है, मीठे पानी की झील है। और इस झील के अंदर जो पानी है ये गोमती नदी का आकर गिरता है, गोमती नदी का पानी आता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ए, पुष्कर। राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील है पुष्कर झील है। और पुष्कर झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, पुष्कर अजमेर के अंदर। पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और दोस्तों हिंदुओं की पवित्र झील कौन सी है? तो पुष्कर झील। माना जाता है कि पौराणिक दृष्टिकोण से कि इसका जो निर्माण है ये ब्रह्मा जी ने करवाया था। पौराणिक दृष्टिकोण से माना जाता है इसका निर्माण कि ब्रह्मा जी ने करवाया था, इसलिए पुष्कर झील के एक साइड के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है। और पुष्कर अजमेर के अंदर हिंदुओं की पवित्र झील है, पुष्कर झील मानी जाती है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, राइट आंसर होगा डी, जैसमंद झील। और जैसमंद झील मैंने पीछे बताया आपको उदयपुर के अंदर है। और जैसमंद झील को ही दोस्तों डेब्बर झील के नाम से भी जाना जाता है। जैसमंद झील को डेब्बर झील के नाम से भी जाना जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक जो है यानी झील है, ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है, तो राइट आंसर होगा ए, जोधपुर। जोधपुर सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। बाड़मेर है, सिरोही, जालौर ये सूकड़ी नदी के बहाव वाले जिले हैं, लेकिन जो जोधपुर है ये सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। और सूकड़ी नदी कहाँ से निकलती है? तो पाली जिले के अंदर अरावली की पहाड़ी से निकलती है। पाली जिले में अरावली की पहाड़ियों से सूकड़ी नदी निकलती है। और सूकड़ी नदी आगे जाकर लूणी जो नदी है, लूणी नदी में मिल जाती है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो सूकड़ी नदी पर जालौर जिले के अंदर, सूकड़ी नदी पर जो जालौर है, जालौर जिले के अंदर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बांकली बांध। बांकली बांध। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि बांकली बांध किस जिले में बना हुआ है? तो जालौर के अंदर है। और बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सूकड़ी नदी पर है, जालौर जिले के अंदर बांकली बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, फतेह सागर झील में। नेहरू गार्डन फतेह सागर झील में स्थित है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें फतेह सागर झील के अंदर जो नेहरू गार्डन बना हुआ है, फतेह सागर झील यानी कहाँ पर है? उदयपुर में है। और नेहरू गार्डन का निर्माण जो है ये भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसका नाम नेहरू गार्डन रखा गया है। और ये फतेह सागर झील के मध्य में स्थित है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें फतेह सागर झील, तो फतेह सागर झील का निर्माण 1688 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। 1688 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, ये ध्यान में रखना है। उदयपुर के अंदर ये झील है। नेक्स्ट है माओटा नामक झील कहाँ स्थित है? माओटा नामक झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा डी, आमेर। माओटा नामक झील है ये आमेर जो दुर्ग है, आमेर दुर्ग के नीचे स्थित है, यानी ऊंचा पहाड़ी पर आमेर दुर्ग बना हुआ है और नीचे जो है माओटा झील बनी हुई है।
और इस झील का जो निर्माण है ये दुर्ग की सुरक्षा को देखते हुए और दुर्ग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए माओटा झील का निर्माण है ये आमेर दुर्ग के मध्य करवाया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है तो राइट आंसर होगा बी नवलखा। मीठे पानी की झील है नवलखा झील, और नवलखा झील कहाँ पर है तो बूंदी में। नवलखा झील बूंदी में है और ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है नवलखा सागर झील किस जिले में है, किस जिले में है तो राइट आंसर होगा डी बूंदी जिले में है। नेक्स्ट है नागौर जिले से संबंधित नदी है, नागौर जिले से संबंधित नदी है तो राइट आंसर होगा ए हरसो नदी। हरसो नदी ये नागौर जिले से संबंधित नदी है। नेक्स्ट है सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है तो इसका राइट आंसर होगा ए जवाई। सुमेरपुर नगर जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है और जवाई नदी यानी सुमेरपुर कहाँ पर है तो पाली में है, ध्यान में रखना है। सुमेरपुर नगर पाली में है, जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों सुमेरपुर ये मारवाड़ का सबसे बड़ा बाजार भी है, ध्यान में रखना है। अगर पूछे मारवाड़ का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है तो सुमेरपुर मारवाड़ का सबसे बड़ा बाजार है। और बात करें सुमेरपुर शहर की तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर जो सुमेरपुर शहर है ये जालोर व सिरोही जिले से बड़े हैं। जो जालोर व सिरोही जिला है इन दोनों से सुमेरपुर शहर है ये क्षेत्रफल में बड़ा है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें जवाई नदी तो जवाई नदी ये उदयपुर के अंदर अरावली से निकलती है, उदयपुर में अरावली से निकलती है। और जवाई नदी के निचले भाग को सूकड़ी के नाम से जाना जाता है, जवाई नदी के निचले भाग को सूकड़ी के नाम से जाना जाता है। और जवाई नदी इसे पश्चिम राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। तो किस नदी को पश्चिम राजस्थान की गंगा कहा जाता है तो जवाई नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। और जवाई नदी के निचले भाग को सूकड़ी के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना है। और पाली जिले के अंदर जवाई जो सुमेरपुर नगर है ये जवाई नदी पर पाली जिले के अंदर है। नेक्स्ट है जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है तो राइट आंसर होगा इसका डी कांकणी। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी कांकणी है और ये आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, ध्यान में रखना। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी और इसकी लंबाई पूछे तो सिर्फ 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी पूछे तो कांकणी नदी जैसलमेर जिले के अंदर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है राइट आंसर होगा डी घग्गर नदी के किनारे। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे बसा है। और बात करें हनुमानगढ़ तो बसा है तो हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई तो हनुमानगढ़ की स्थापना 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले की जो है स्थापना हुई थी। हनुमानगढ़ जो है 31वां जिला बना था राजस्थान का, ध्यान में रखना है। 31वां जिला बना था, ये ध्यान में रखना है। हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला कब बना 12 जुलाई 1994 और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बिच्छा मेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है, बिच्छा मेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है तो राइट आंसर होगा बी सोम नदी। बिच्छा मेड़ा सोम नदी का उद्गम स्थल है। और बात करें सोम नदी, सोम नदी जो है ये उदयपुर के निकट बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। सोम नदी कहाँ से निकलती है तो उदयपुर, उदयपुर के निकट है जो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ से निकलती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिससे सबसे अधिक जो है जो सिंचाई होती है तो कौन सा जिला है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा इसका डी श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिला यानी भाखड़ा जो नागल बांध है इससे सर्वाधिक जो सिंचाई है राजस्थान के अंदर तो वो श्री गंगानगर जिले को होती है। और बात करें भाखड़ा नागल बांध है तो भाखड़ा नागल बांध दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में,
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध है हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर में सतलज, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है बिलासपुर, और बिलासपुर जिले के अंदर सतलज नदी पर बना हुआ है। और पूछे भाखड़ा नागल बांध का निर्माण कब हुआ, तो 1962 के अंदर 1962 में भाखड़ा नागल बांध का निर्माण हुआ था। और दोस्तों बात करें निर्माण हुआ था तो 1970 के अंदर जो है भाखड़ा नागल बांध का जो पूर्ण रूप से उपयोग किया जाने लगा था। आप पूछे कि भाखड़ा नागल बांध का पूर्ण रूप से उपयोग कब किया जाने लगा, तो 1970 के अंदर। नेक्स्ट है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है, तो राइट आंसर होगा ए, डूंगरपुर जिले में है। सोम अमला कंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में है। और सोम अमला कंबा सिंचाई जो परियोजना है ये किस नदी पर है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है गोदावरी नदी पर बनी हुई है। डूंगरपुर जिले के अंदर गोदावरी नदी पर यह सिंचाई परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट है सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है। सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो राइट आंसर होगा सी, राजस्थान राज्य के अंदर है। सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के राजस्थान राज्य के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो इस परियोजना को राजीव नोहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी नोहर परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों इसका जो शिलान्यास है सिद्धमुख नोहर परियोजना शिलान्यास यानी इसकी जो शुरुआत है ये 5 अक्टूबर 1989 के अंदर, 5 अक्टूबर 1989 के अंदर जो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के द्वारा भादरा के अंदर किया गया था। भादरा तहसील है हनुमानगढ़ जिले की, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है 31वां, इसकी तहसील है एक भादरा। और भादरा के अंदर राजीव गांधी के द्वारा 5 अक्टूबर 1989 को इसका शिलान्यास किया गया था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है, तो राइट आंसर होगा बी, भरतपुर। भरतपुर जो जिला है राजस्थान का, इससे सिंचाई जो है गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। और जो गुड़गांव नहर है ये हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त नहर है, ध्यान में रखना है, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त नहर है। और दोस्तों गुड़गांव नहर की अगर आपसे लंबाई पूछे तो 58 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गुड़गांव नहर कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये यमुना नदी से निकलती है। यमुना नदी से जो है ये नहर निकलती है, 58 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त नहर, अगर पूछे हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त नहर कौन सी है, तो गुड़गांव नहर। नेक्स्ट है विलास सिंचाई योजना संबंधित है। विलास सिंचाई योजना संबंधित है, तो राइट आंसर होगा इसका 12। विलास सिंचाई योजना संबंधित है तो राइट आंसर इसका 12 होगा, ध्यान में रखना। ऑप्शन में 12 नहीं दिया गया है तो आप 12 लगा लेना। तो 12 विलास सिंचाई योजना 12 जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, 31 मार्च 1958। 31 मार्च 1958 को 12 जो इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ 31 मार्च 1958 को हुआ था। और दोस्तों बात करें तो दिनांक आती है 2 नवंबर 1984। तो 2 नवंबर 1984 को जो इंदिरा गांधी नाम है इसका नहर का, यानी इसका नाम पहले राजस्थान नहर था और इसका राजस्थान नहर यानी जब प्रारंभ हुई थी यानी 31 मार्च 1958 तो इसका नाम राजस्थान नहर था। लेकिन 2 नवंबर 1984 ईस्वी को इसका नाम बदलकर जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था। अब ध्यान में रखना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम कब किया गया, 2 नवंबर 1984 ईस्वी को। और दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंदर बहती है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में बहती है। और दोस्तों राजस्थान जो नहर यानी इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये नहर कहाँ से निकलती है, इस नहर की लंबाई अगर आपसे पूछे तो लंबाई है 470 किलोमीटर। लंबाई इंदिरा गांधी नहर की 470 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है, तो जो सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर
हरि के बिराज से सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर जो हरि का बिराज बना हुआ है, हरि के बिराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और दोस्तों इसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं तो ध्यान में रखना है, 7 लिफ्ट नहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कितनी लिफ्ट नहरों की संख्या है? तो इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों की संख्या, तो राइट आंसर होगा सी, 7 लिफ्ट नहरों की संख्या है। ध्यान में रखना है कितनी है, तो 7 संख्या है। अगर पूछे सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे बड़ी है। कौन सी है, तो कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसे बीकानेर लूणकरंस लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। कौन सी है, कंवर सेन लिफ्ट नहर। और कंवर सेन लिफ्ट नहर को बीकानेर लूणकरंस लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर का निर्माण निम्न में से कहाँ हुआ है? राजस्थान नहर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो पीछे मैंने आपको बताया सी, हरि के बिराज। हरि के बिराज, राजस्थान नहर का निर्माण हरि के बिराज से हुआ है। और राजस्थान नहर की अगर कुल लंबाई आपसे पूछे, यानी राजस्थान यानी इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर। मैंने पीछे क्वेश्चन के अंदर बताया था। तो जो 470, ये जो लंबाई थी इसकी, ये राजस्थान के अंदर है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर है, ध्यान में रखना है। कुल लंबाई पूछे तो 649 किलोमीटर है। और दोस्तों जो राजस्थान नहर यानी जो इंदिरा गांधी नहर है, ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। ध्यान में रखना है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? कौन सा एक कारण है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, अतिचरण। यानी मरुस्थलीकरण का जो मुख्य कारण यानी है शहरीकरण, अनुचित मृदा का जल प्रबंधन और वनोन्मूलन, ये तीनों राजस्थान के मरुस्थलीकरण के कारण माने जाते हैं। लेकिन अतिचारण जो है ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक अगर सागवान के वन की बात करें तो राइट आंसर होगा डी, दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर सागवान के वन पाए जाते हैं। और जिले की बात करें तो एक है डूंगरपुर, डूंगरपुर, और दूसरा है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो है सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं और दक्षिणी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में सिल्वीकल्चर की जाती है? राजस्थान के कौन से जिले के अंदर जो है सिल्वीकल्चर की जाती है? तो राइट आंसर होगा बी, गंगानगर जिले के अंदर सिल्वीकल्चर की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो राइट आंसर होगा इसका ए, उदयपुर और राजसमंद जिले के अंदर, उदयपुर और राजसमंद। लेकिन दोस्तों उदयपुर राजसमंद नहीं आएगा, यहाँ पे अलवर आएगा, ध्यान में रखना है, अलवर, उदयपुर और अलवर। तो उदयपुर और अलवर के अंदर सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र है। बात करें सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक जो है उदयपुर के अंदर है, सर्वाधिक उदयपुर में। तो उदयपुर के अंदर जो है 2753.39 2753.39 वर्ग किलोमीटर में जो है वन क्षेत्र है। ध्यान में रखना, उदयपुर के पूछे कि कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 2753.39 जो वर्ग किलोमीटर है, इसमें उदयपुर के अंदर वन क्षेत्र है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो जिला आता है वो है अलवर। अलवर के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वन है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वन कहां पर है, तो कम पूछे तो चूरू के अंदर सबसे कम वन है। चूरू के अंदर सबसे कम वन है, कितनी है, 77.69 वर्ग किलोमीटर के अंदर, 77.69 वर्ग किलोमीटर के अंदर चूरू के अंदर है। चूरू के अंदर सबसे कम वन है। नेक्स्ट है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राय नहीं है? कौन सी वनस्पति है जो राजस्थान के अंदर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क। उष्णकटिबंधीय शुष्क जो वनस्पति है ये राजस्थान के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला पूछा है, तो राइट आंसर होगा डी, बांसवाड़ा एवं उदयपुर। बांसवाड़ा और उदयपुर सागवान रोपण से
सागवान है रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा है 90 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 90 सेंटीमीटर से जहाँ पे अधिक वर्षा, तो वहाँ पे जो है सागवान के वन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेवन घास। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो राइट आंसर होगा सी, जैसलमेर जिले के अंदर। सेवन घास जैसलमेर जिले के अंदर सर्वाधिक उगती है। और बात करें तो सेवन घास ये पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की यानी जो रेगिस्तानी इलाका है यहाँ पर पाई जाती है और विस्तृत रूप से भी पाई जाती है, विस्तृत रूप से उगती है। तो राइट आंसर इसका सी है, जैसलमेर। नेक्स्ट है निम्न जिलों में से किस में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? किस जिले के अंदर जो है वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र का प्रतिशत पाया जाता है। तो बात करें तो उदयपुर के अंदर बात करें राजस्थान के अंतर्गत तो 23.24%, 23.24% जो वन है ये अकेले उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, खेजड़ी। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। और दोस्तों बात करें तो इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और दोस्तों बात करें तो खेजड़ी को कल्पतरु भी कहा जाता है, कल्पतरु। थार का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। और खेजड़ी सर्वाधिक नागौर जिले के अंदर पाई जाती है। सर्वाधिक जो खेजड़ी के पेड़ हैं ये नागौर जिले में पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का जो सागवान है ये कौन सा वृक्ष है? तो राइट आंसर होगा ए, रोहिड़ा। रोहिड़ा ये राजस्थान का सागवान कहलाता है, ध्यान में रखना है। और बात करें दोस्तों रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर, तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टेक्कोमेला अंडुलेटा। टेक्कोमेला अंडुलेटा ये वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों रोहिड़ा को मारवाड़ का सागवान भी कहा जाता है, मारवाड़ का सागवान। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या बताया था? टेक्कोमेला अंडुलेटा। टेक्कोमेला अंडुलेटा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। मारवाड़ का सागवान। और रोहिड़ा राज्य पुष्प भी है, राजस्थान का राज्य पुष्प पूछे तो रोहिड़ा। नेक्स्ट है लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? लोक देवता गोगा जी का थान जो है किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, खेजड़ी पेड़ के नीचे लगाया जाता है। नेक्स्ट है मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, जोधपुर के अंदर मरुस्थल जो वन रोपण शोध केंद्र है ये जोधपुर के अंदर है। और इसका निर्माण द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था 1956 से जो 1956 से 1961 के अंदर जो द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना हुई थी इसमें इसका निर्माण हुआ था। और कब हुआ था? तो 1959 के अंदर, ध्यान में रखना है। तो दो क्वेश्चन यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1956 से 1961। और जोधपुर का जो वन रोपण शोध केंद्र इसकी स्थापना 1959 के अंदर हुई थी। और इसका निर्माण जो है ये यूनेस्को की सहायता से किया गया था, ध्यान में रखना है, यूनेस्को की सहायता से ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला, तो राइट आंसर होगा डी, अमृता देवी जो बिश्नोई थी। ये अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान की यानी वनों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने बलिदान दे दिया था। 363 लोगों के साथ, 363 लोगों के साथ इन्होंने अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट है मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, सुरक्षित वनों की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। नेक्स्ट है सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित है? सागवान के जो वृक्ष है किस जिले में संकेंद्रित है? तो राइट आंसर होगा डी, उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
राजस्थान में वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? राजस्थान में वनों में सर्वाधिक वन किस प्रजाति के मिलते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, खेजड़ी के जो वन है सर्वाधिक मिलती हैं। और खेजड़ी सर्वाधिक जो है नागौर जिले में मिलती है। और सर्वाधिक वन जो है, वनों के अंदर सर्वाधिक जो वृक्ष है ये खेजड़ी के मिलते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर जो वन है, वनों को या जो वनस्पतियां हैं इन्हें सर्वाधिक नुकसान है किससे होता है? तो राइट आंसर होगा सी, गायों से सर्वाधिक नुकसान होता है। नेक्स्ट है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, कोटा के अंदर दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। और दोस्तों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें कोटा का जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये घड़ियालों के लिए लोकप्रिय है, घड़ियालों के लिए लोकप्रिय है। और घड़ियाले जो है ये मगरमच्छ की एक प्रजाति है, पतले मुँह वाली, यानी पतले तीखे मुँह वाली जो है मगरमच्छ की एक प्रजाति है जिसे घड़ियाल के नाम से जाना जाता है। और घड़ियाल के लिए जो सबसे लोकप्रिय अभ्यारण्य है ये कोटा का दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसे चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना अगर पूछे तो 2008 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, गोडावण पक्षी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर गोडावण पक्षी है ये पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों गोडावण पक्षी को भारतीय तिल्लोर कहा जाता है या गुराइन भी कहा जाता है, इसे गुराइन भी कहा जाता है, भारतीय तिल्लोर के नाम से जाना जाता है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक जो नाम है ये है आरडे ओटिस, वैज्ञानिक नाम है इसका आरडे ओटिस है निग्रीसेप्स, आरडे ओटिस है निग्रीसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों बात करें गोडावण, गोडावण को राज्य पक्षी भी कहा जाता है। राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो 1981 के अंदर गोडावण को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था, ये ध्यान में रखना है, राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक नाम पूछे इसका तो आरडे ओटिस निग्रीसेप्स, आरडे ओटिस निग्रीसेप्स इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है, मोस्ट राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं के अंदर जो पीछे पूछे गए हैं और आने वाले जो भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें भी पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो और आज के ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, कमेंट करके बताने हैं कि आज के क्वेश्चन है ये आपको कैसे लगे हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।